पहली बार था जब कोई आदमी ईशा को इस तरह से गले लगा रहा था। वो शर्मा गई और शर्म के मारे उसके गाल लाल हो गए। उसने बड़ी मासूमियत से कहा, पर देखो, प्रॉफिट शेयरिंग मैं डिसाइड करूंगी। हाँ, ये सुनकर रणबीर हंसने लगता है और उसे अपनी बाहों से अलग करते हुए कहता है, ठीक है बाबा, तुम 100% प्रॉफिट रख लेना। ओके, अब तो खुश हो ना? हाँ, बहुत खुश। ऐसा कहकर ईशा मुस्कुराने लगती है। रणबीर ने ईशा का हाथ पकड़ा और अपने कमरे की तरफ जाते हुए कहा, चलो चलो लंच करते हैं। ईशा ने चौंक कर पूछा, पर हम तुम्हारे कमरे की तरफ क्यों जा रहे हैं? रणबीर ने जवाब दिया, क्यों, क्या हुआ? तुम्हें अभी भी मुझसे डर लगता है? नहीं, I'm just asking। वो दोनों जैसे ही रणबीर के कमरे में गए तो वहां की सजावट देखकर ईशा चौंक गई। रणबीर का कमरा उसके कमरे से 4 गुना बड़ा था। सब कुछ हाई फाई और वर्ल्ड क्लास दिख रहा था। वो सारी चीजों को एक एक करके छूने लगी और मुस्कुराते हुए कहती है, वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। तो बहुत सुंदर है। ईशा को ऐसे देखकर रणबीर मन ही मन मुस्कुराने लगा। तभी रणबीर ने अपने जैकेट की जेब से एक बॉक्स निकाला और टेबल पर रख दिया। ईशा ने जिज्ञासा से पूछा, ये क्या है? क्या मैं इसे देख सकती हूँ? रणबीर ईशा की तरफ देखने लगता है और कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम इसे देख सकते हो। ईशा ने जैसे ही बॉक्स खोला तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसमें एक बहुत ही बड़ा डायमंड था। ईशा ने इतने बड़े साइज का डायमंड आज तक नहीं देखा और डायमंड का डिजाइन बहुत खूबसूरत था, जैसे सुबह सुबह की ओस की बूंद हो। जब रणबीर ने बहुत देर तक ईशा की आवाज नहीं सुनी तो उसने कहा, क्या हुआ? ईशा ने जवाब दिया, दिस इज सो ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर है रणबीर। पता है, मैं पहली बार इतना बड़ा डायमंड देख रही हूँ। तभी रणबीर ने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, ये दुनिया की सबसे महंगी डायमंड है। ये हमारी फैमिली में बहुत टाइम से है और मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ। ये कहकर रणबीर मन ही मन सोचने लगा कि कैसे जब कंपनी घाटे में थी तो उसके दादाजी ने डायमंड बेच दिया था और जब उसके पापा ने कंपनी संभाली तो उन्होंने दुगनी कीमत में से फिर से खरीद लिया। ईशा रणबीर की तरफ देखते हुए कहती है कि अब ये मत कहो कि तुम इस डायमंड को बेचकर अपनी कंपनी को बचाओगे। अगर ये तुम्हारी फैमिली की पुश्तैनी चीज है तो प्लीज इसे बेचना मत। रणबीर को इस बात का बुरा लग रहा था कि वो लगातार ईशा से झूठ बोल रहा है, फिर उसने ये फैसला किया कि वो तीसरे राउंड तक वेट करेगा और उसके बाद उसे सब कुछ सच बता देगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, डोंट वरी, मैं इसे अभी नहीं बेच रहा हूँ। ईशा ने मुस्कुराते हुए कहा, आह थैंक गॉड, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे हाँ, मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में तुम्हें बताना ही भूल गई। अब हम दोनों इस पर एक साथ काम करेंगे, इसलिए तुम्हें भी इसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। वैसे मैं इस पर ना पिछले 4 साल से काम कर रही हूँ, पर ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है। पर तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारी कंपनी अभी प्रॉब्लम में है, इसलिए ये जल्दी ही तैयार हो जाएगा। मेरा प्रोडक्ट है। इससे पहले कि ईशा कुछ कहती, रणबीर का फोन बजने लगा। जैसे ही उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से उसका असिस्टेंट बोल रहा था। उसने बताया कि कंपनी में कोई बहुत ही जरूरी मीटिंग है, इसलिए आपको आना पड़ेगा। रणबीर ईशा की तरफ मुड़ा और कहता है, मुझे जरूरी काम से जाना है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, हम बाद में बात करेंगे। जैसे ही रणबीर कमरे से बाहर जा रहा था तो ईशा ने उसे रोकते हुए कहा, सुनो, अपना डायमंड तो लेते जाओ। रणबीर ने जवाब दिया, तुम इसे अभी अपने पास ही रख लो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये कहकर रणबीर वहां से चला गया। उस दिन मीटिंग देर रात तक चली और जब मीटिंग से बाहर निकला तब तक 2 बज चुके थे। वो मन ही मन ईशा के बारे में सोचकर खुश हो रहा था। तो सोचा कि चलो अक्षय को फोन करके बताता हूँ। फिर उसने अक्षय को फोन लगा दिया। अक्षय ने फोन उठाकर कहा कि भाई देख तो लिया करो कि टाइम क्या हो रहा है, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही सोया था यार। रणबीर ने जवाब दिया, सुनो, मेरे पास एक खुशखबरी है। इससे आगे वो कुछ कहता, अचानक ही उसकी कार क्रैश हो गई। 3 महीने बाद रणबीर ने चिल्लाते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने रिसोर्ट को अच्छी तरह से चेक किया? वहां का मैनेजर क्या कर रहा है? उसके असिस्टेंट ने जवाब दिया, सो मैंने सब जगह चेक करा लिया है। वो लड़की उसी रात से रिसोर्ट छोड़कर चली गई।
वो एग्जाम के फाइनल राउंड में भी नहीं बैठी सर। और हाँ, आपका डायमंड भी गायब है। करीब 3 महीने बाद रणबीर कोमा से बाहर आया। जब उसे एहसास हुआ कि वो पिछले 3 महीने से बिस्तर पर पड़ा हुआ था, उसे मन ही मन गुस्सा भी आने लगा। हर बार उसके सामने ईशा का चेहरा आ रहा था। उसने अक्षय से कहा, किसी को रिसोर्ट में भेजकर अच्छे से चेक करवाओ, वहीं कहीं होगी यार। अक्षय कहता है कि अभी तुम्हें आराम की जरूरत है, इसलिए तुम प्लीज आराम करो, तो जहां भी होगी ठीक होगी। रणबीर ईशा के बारे में सोचकर बेचैन हो रहा था। उसने अक्षय से अपना फोन लिया और अपने असिस्टेंट को कॉल कर दिया। उससे पूछा कि क्या तुमने रिसोर्ट के मैनेजर से इसके बारे में बात की? असिस्टेंट ने जवाब दिया, सर मैंने रिसोर्ट के मैनेजर और वहां के स्टाफ सबसे बात कर ली है, पर किसी ने उसे नहीं देखा। एग्जाम के फाइनल राउंड वाले दिन भी एग्जाम सेंटर पर गया था सर, वो वहां पर भी नहीं आई थी। रणबीर ने गुस्से में कहा, तो क्या तुमने कॉफी हाउस में चेक किया? असिस्टेंट ने कहा कि हाँ सर, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के साथ में सारी जगहों पर गया, पर मुझे पता लगा कि फैमिली डायमंड गायब है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो। इससे आगे वो कुछ कहता, रणबीर ने उसे डांट दिया, चुप हो जाओ, वो लड़की बिल्कुल ऐसी नहीं है। मैंने कहा ना, ऐसी गंदी बात सोचना भी मत। वो लड़की इस तरह की नहीं है, इसलिए ऐसी बातें मत करो। अगले 6 महीने तक रणबीर ईशा को हर जगह ढूंढता रहा, पर उसे कोई सुराग नहीं मिला। रणबीर अभी भी दुविधा में पड़ा हुआ था। उसका दिल कह रहा था कि वो लड़की उसे धोखा नहीं देगी, और वहीं उसका दिमाग कह रहा था कि ईशा उसे धोखा देकर चली गई और अब कभी उसके पास वापस नहीं आएगी। जब काफी ढूंढने के बाद भी रणबीर को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो उसने ईशा को ढूंढना छोड़ दिया और फिर सभी लोग अपने अपने काम में बिजी हो गए। अपने पास्ट की बातों में खोया हुआ रणबीर दीपिका की तरफ देख रहा था। वो मन ही मन सोचने लगा कि पिछले 7 सालों में मैंने तुमसे बहुत नफरत की है। मुझे लगा कि जैसे तुम मुझे धोखा देकर चली गई। मेरे पास तुम्हें भुलाने का बस एक यही जरिया था। मुझे लग रहा था कि मैंने अपने दिल को मना लिया है, पर अब जब मैं तुम्हें 7 सालों बाद देख रहा हूं, तो मुझे तुमसे मिलकर बिल्कुल भी नफरत नहीं हो रही। मैं तो बस ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं कि तुम आज सही सलामत हो। वो सारे पल जो हमने साथ में बिताए थे अचानक से मेरी आंखों के सामने आ गए। ऐसा लगा कि जैसे ये सब कल की बात हो। मैं तुमसे पूछना चाहता था कि तुमने ये सब क्यों किया, तुम मुझे छोड़कर क्यों गई ईशा? और अभी तक मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुमसे ये सवाल पूछूं, क्योंकि मुझे ये डर सताता है कि पता नहीं तुम क्या जवाब दोगी। ये सोचते सोचते वो दीपिका के गालों को सहलाने लगा और अपने आप से कहा कि अभी बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब मुझे चाहिए, और मैं उन सवालों को मेरे और तुम्हारे बीच नहीं आने दूंगा। भले ही पास्ट में कुछ भी हुआ हो, पर मैं ये कोशिश करूंगा कि हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर बिल्कुल ठीक रहे। वैसे मेरा बड़ा भाई भी सही कह रहा है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें 7 साल पहले भी पसंद करता था और मैं तुम्हें आज भी पसंद करता हूँ, पर इस बार मैं तुम्हें प्यार करने से पीछे नहीं हटूंगा। ये कहकर रणबीर अपनी कुर्सी से उठ गया और दीपिका के माथे को चूमते हुए कहता है, आई एम सॉरी मेरी जान, पर अब मैं जो कुछ भी करने वाला हूँ वो शायद तुम्हें पसंद नहीं आएगा। चलो हम लोग मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो हम अपने बच्चों को सुनाएंगे। मैं जानता हूँ कि तुम हमारे बच्चों को कोई दर्दनाक कहानी नहीं सुनाना चाहोगे, इसलिए आज के बाद हम अपनी कहानी खुद लिखेंगे। इतना कहकर रणबीर कमरे से बाहर आ जाता है। उसने अपने असिस्टेंट को फ़ोन मिलाते हुए कहा कि मुझे कल तक सचिन मल्होत्रा को बर्बाद करना है। तुम सब जगह ये खबर फैला दो कि अगर कोई भी उसकी मदद करना चाहेगा तो उसके साथ कभी बिजनेस नहीं करेंगे हम लोग, और उन लोगों को अपने दुश्मन की तरह ट्रीट करेंगे। इससे पहले कि उसका असिस्टेंट कुछ भी कहता, रणबीर ने फ़ोन काट दिया। तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू। कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ, ये जाने न मैं